हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया ने अफ्रीका को 12.3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज दिया हुआ है। आप इतने बड़े अमाउंट को फिर से सुन लीजिए। जी हाँ, 12.3 बिलियन डॉलर्स। आपको शायद एक और बात पता नहीं होगी, अफ्रीका के पास 2 लिथियम और कोबाल्ट ऐसी माइंस हैं जिसे अफ्रीका ऑन एन एवरेज 406 बिलियन डॉलर अर्न करता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अफ्रीका ये सारे माइंस इंडिया को ऑफर कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों इतनी कमाई करने वाली माइंस वो इंडिया को ऑफर किए जा रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। भारत के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स 43 अफ्रीकी देशों में जारी हैं। इस 12.3 बिलियन डॉलर को लेकर पिछले 8 साल में भारत से अफ्रीकी देशों में 36 हाई लेवल विजिट्स किए गए हैं, जबकि इस दौरान अफ्रीका की साइड से 100 से ज्यादा हाई लेवल विजिट्स भारत में हुए। आपको बता दें कि सारी बातें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा कही गई हैं। अफ्रीका खुद लिथियम और कोबाल्ट जैसी माइंस को इंडिया को रेंट पर दे रहा है। आपको बता दें कि ऐसा पहला मौका है जब कोई देश अपने इतने वैल्यूएबल लैंड को खुद सामने से आकर एक दूसरे कंट्री को रेंट पर दे रहा है। इससे कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स भी शॉक्ड हैं। अफ्रीका अपने ये वैल्यूएबल लैंड्स इंडिया को इसलिए दे रहा है क्योंकि वो भी बहुत कर्जे में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जर्नी में भारत जैसा रिलायबल पार्टनर ने अफ्रीका को 12.3 अरब डॉलर से ज्यादा का रियायती कर्ज दिया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि कॉलोनियलिज्म के बाद रिकंस्ट्रक्शन ही भारत और अफ्रीकी देशों का सेम गोल रहा है, इसीलिए से सिर्फ ये उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत की अफ्रीका देश नीति में विकास दोनों कंट्रीज की प्रायोरिटीज होंगी। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS का केंद्र बिंदु रहा है, जो पहली बार 2008 में शुरू हुआ था। तब से IAFS प्रक्रिया ने परियोजनाओं के दायरे में और जटिलता में काफी विस्तार किया है। अब थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलते हैं। हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका कैसा देश है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही है। 12वीं शताब्दी यानी कि 12th सेंचुरी में अफ्रीका एक बेहद वेल्दी और रिच कंट्री हुआ करता था। अफ्रीका के बाद उस समय घाना और माली जैसे और भी कई अमीर किंगडम्स थे। आपके कानों में शायद भरोसा ना हो, लेकिन ये सच है कि दुनिया के 30% रिसोर्सेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल, मेटालिक ओर और कई तरह के प्रेशियस मेटल्स यहीं पर मिलते थे। उसके बाद जो हुआ वो अफ्रीका के साथ सही नहीं हुआ दोस्तों। दरअसल जब साल 1580 में पुर्तगाल ने अफ्रीका से हाथ मिलाना शुरू किया, तब यहाँ से पुर्तगाल और अफ्रीका दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट हुआ। पुर्तगाल के अफ्रीका के साथ हाथ मिलाने की वजह साफ थी। पुर्तगाल अफ्रीका की अमीरी को अच्छे से परख चुका था और वो इसका फायदा उठाना चाहता था। पुर्तगाल ने सबसे पहले अफ्रीका के कांगो से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की और इसमें व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिश हुई। इस व्यापार में उन्होंने शुरुआत गोल्ड को ट्रेड करने से की। गोल्ड को ट्रेड के बदले वो शुगर, कॉफी और टोबैको अफ्रीका तक पहुंचाते थे। लेकिन अफ्रीका में एक वक्त ऐसा भी आया कि उनकी गोल्ड माइंस अब डेड होने लगी थी। सिर्फ भारत ही ऐसा देश नहीं था जहां के किंगडम्स आपस में लड़ा करते थे, बल्कि अफ्रीका के साथ भी यही हाल था। अफ्रीका चूंकि एक बड़ा कॉन्टिनेंट था, इसलिए उसके अंदर काफी किंगडम्स आते थे। उनके अंदर उस समय यूनिटी नहीं थी, जिसका फायदा यूरोप के देशों ने बखूबी उठाया और इसमें कैप्चर किए हुए अफ्रीकन नागरिकों को स्लेव बनाकर नीलामी में बेच दिया जाता था। आप सोच रहे होंगे कि बिकने के बाद ही कहां जाते होंगे, तो आपको बता दूं कि कैद किए हुए सिटीजन्स को अमेरिका और यूरोप के देशों में ले जाया जाता था। वहां इनके साथ जितना बुरा व्यवहार हो सके उतना वो करते थे। इसका पूरा फायदा यूरोप और अमेरिका जैसे देश कमा रहे थे और यहीं से शुरू हुआ एंटी ब्लैक मूवमेंट। इसमें अफ्रीका के जो होनहार लोग थे, यानी वो लोग जिन्हें कलाएं आती थी, जो स्किल्ड लोग थे, वो भी स्लेव ट्रेड का शिकार हुए। यहाँ तक कि अफ्रीका के पास जितना भी वेल्थ था वो सब अफ्रीकी किंगडम्स ने एक दूसरे के साथ युद्ध में पहले ही गवा दिया था। 19th सेंचुरी में स्लेवरी को इलीगल करार दे दिया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अफ्रीका का जो लास्ट सोर्स ऑफ इनकम था, जिससे अफ्रीका अब तक कमाई कर रहा था, वो भी चला गया। कॉलोनियलिज्म का दौर। अफ्रीका में अब कॉलोनियलिज्म प्रवेश कर चुका था। वेस्ट के सभी देश यही चाहते थे कि अफ्रीका के ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज पर उनका हक हो। इसी के चलते साल 1884 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और सोचने वाली बात यह थी कि इसमें अफ्रीका की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इस कॉन्फ्रेंस को फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन जैसे देशों ने लीड किया। अब आप सोच सकते हैं कि जिस देश के बारे में डिसीजन लिया जाने वाला था, उस कंट्री का एक सिंगल आदमी भी उस कॉन्फ्रेंस में नहीं था दोस्तों। इंटरेस्टिंगली 1945 से लेकर 1975 के बीच ये देश कुछ हद तक आजाद हो रहा था। ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के ही प्रभाव में था। इस तरह से धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ से कंट्रोल खत्म होता गया और अफ्रीका अब काफी हद तक इंडिपेंडेंट बन चुका था। इस इंडिपेंडेंसी और आजादी के बावजूद भी अफ्रीका में अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी बनी रही। आपको पता है क्यों? नहीं पता? कोई बात नहीं, बताने के लिए तो वीडियो बना रहे दोस्तों। यूरोपियन चले गए
लेकिन अफ्रीका से स्किल खत्म करके गए। लोगों में अब स्किल ही नहीं बची थी और फिर इंडिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं बनता था। एक तरफ जहां एशियाई कंट्रीज जो ग्रो कर रहे थे, तो वहीं अफ्रीकन कंट्रीज की हालत काफी बुरी हो रही थी। इन सब चीजों के दौरान अफ्रीका ने सोचा ही नहीं कि उसे इंडस्ट्रीज भी स्टेब्लिश करनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में बेरोजगारी से लड़ पाए। इसके अलावा अफ्रीका ने अपने देश में टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान नहीं दिया। अफ्रीका में स्किल्स की कमी के कारण होम मेड और होम ग्रोन प्रोडक्ट्स भी कम प्रोड्यूस होते थे और जो प्रोड्यूस होते थे वो यूरोपियन और एशियाई मार्केट की कंपटीशन में खड़े नहीं हो पाते थे। और ना ही अफ्रीका की कंपनी ग्लोबल लेवल पर ग्रो कर रही थी। लोगों के पास ना तो उस समय एजुकेशन थी और ना ही कोई स्किल, क्योंकि पहले तो लोगों को स्लेव बनाकर स्किल खत्म की गई और बची हुई आबादी में से पढ़े लिखे लोग और स्किल्ड लोग माइग्रेट कर गए, क्योंकि विदेशों में जाकर सेटल होना उन्हें ज्यादा पसंद आया। इसके बाद तो मानो महामारियों का दौर आ गया। मलेरिया, कॉलरा जैसी महामारियों से मानो अफ्रीका दम तोड़ने लगा और रही सही कसर नेचुरल कैलामिटी ने पूरी कर दी, जैसे कि अफ्रीका में एक समय के लिए सूखा पड़ जाना। इन सब से अफ्रीका अब तक के सबसे डेंजरस सिचुएशन में आ गया था। इंडिया भी अफ्रीका की तरह सालों तक गुलाम रहा। फर्क इतना था कि अफ्रीका को यूरोप की बहुत सी कंट्रीज ने नोचने की कोशिश की, तो वही भारत सिर्फ ब्रिटिशर्स के अधीन रहा। लेकिन दोनों के कंट्रीज की सिचुएशन आज के दौर में काफी अलग है। आज इंडिया अपने दम पर और अपने पैरों पर खड़ा है, ग्लोबल लेवल पर डेवलप्ड कंट्रीज से कंधा मिला रहा है। इससे पहले इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने एंटी अपार्थीड मूवमेंट के लिए 500 मिलियन रुपीस कंट्रीब्यूट किया था। और आज भी इंडिया अफ्रीका के जो वीक सेक्टर्स जैसे कि मेडिकल और टेक्नोलॉजी है उसमें काफी हेल्प कर रहा है। 2008 के इंडिया अफ्रीका समिट में इंडिया ने $7.4 बिलियन अफ्रीका को दिए हैं। इसके अलावा भारत सरकार अफ्रीका के बच्चों के लिए 15,000 से ज्यादा स्कॉलरशिप देती है। और कोविड जैसी महामारी में भी इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीन के कई डोज अफ्रीका को भेजे थे। आपको क्या लगता है कि भारत ये सब हेल्प ऐसे ही कर रहा है? नहीं, अपने से कमजोर देश को हेल्प करने के पीछे कोई मोटिव होता है। उदाहरण के तौर पर आइए चाइना को देख लीजिए कि कैसे उसने श्रीलंका और पाकिस्तान को हेल्प करके उनके सी पोर्ट्स पर पैर जमा लिए। हालांकि इंडिया की तरफ से ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। इसके बदले इंडिया ने अफ्रीका में 350 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू करवाए हैं। आपको ये भी जानकारी दे देंगे $14 बिलियन के लोन में से अफ्रीका ने $2 बिलियन चुका भी दिया है, लेकिन अभी भी $12 बिलियन का लोन देना बाकी है। अगर किसी वजह से अफ्रीका लोन चुकाने में फेल भी हो जाता है तो कुछ चीजें हैं जिसमें दोनों देश आपसी समझौते के तहत लागू कर सकते हैं, जैसे कि दोनों ही देश आपसी बातचीत के बाद लोन के अमाउंट और टर्म्स पर रीनेगोशिएट कर सकते हैं। दूसरा ये कि IMF रिसीविंग कंट्री को बेल आउट कर देता है। तीसरा ये कि कभी कभी युद्ध की स्थिति बन जाती है जिसमें मिलिट्री की हेल्प ली जाती है। और आखिरी में अगर कोई देश लोन चुकाने में असमर्थ है तो उसकी टेरिटरीज के पार्ट पर लोन देने वाले देश कब्जा कर लेते हैं। इसके अलावा इंडिया ने और भी कई देशों को लोन्स दिए हैं, क्योंकि अफ्रीका इंडिया से लिया हुआ लोन चुकाने में असमर्थ रहा, इसीलिए उन्हें इन प्रॉफिटेबल माइंस को इंडिया को रेंट पे देना पड़ रहा है। अब दोस्तों, इससे हमारे देश को ये फायदा होगा कि हमारा पैसा तो वापस आएगा ही, साथ ही विदेशी रिश्ते भी काफी मजबूत होंगे। आई होप आपको ये पूरा वीडियो काफी मजेदार लगा होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अफ्रीका के इतिहास की कहानी आपको कैसी लगी और क्या अफ्रीका पूरे लोन को चुका पाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।